मंच टीकमगढ़ आपका स्वागत करती है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं हमारी विरासत कला मंच साहित्य संगीत कला के लिए समर्पित है। आज कानपुर से हमारे बीच श्री विनोद द्विवेदी ध्रुपद धमाल के एक राष्ट्रीय स्तर के कलाकार टीकमगढ़ में कार्यक्रम देने के लिए आए हैं। आज हम आपको उनसे रूबरू करा रहे हैं। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार। द्विवेदी साहब, आपका स्वागत है टीकमगढ़ की इस धरातल पर। आप कार्यक्रम देने के लिए आए हैं। निश्चित तौर से हमारे टीकमगढ़ के जो प्रबुद्ध श्रोता हैं आज सरोबोर होंगे, संगीत का आनंद लेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये ध्रुपद का प्रादुर्भाव कहाँ से होगा? ये ध्रुपद शास्त्रीय संगीत में ऐसी कौन सी विधा है जो बहुत ही कठिन मानी जाती है? देखिए, ऐसा ध्रुपद शैली जो है जी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीनतम शैली है जी। और हमारे पूर्वज यही गाते थे। इसके पहले और संगीत था, तो वो जो संस्कृत में था जी और धीरे धीरे जो है हिंदी भाषा में, ब्रज की भाषा में हमारा जो ध्रुपद साहित्य आया। जी और इस गायकी की एक विशेषता यह है जी कि इसका साहित्य, जी तो साहित्य, स्वर का लगाव, जी राग की शुद्धता, जी लय की परिपक्वता, जी ये सारी विशेषताएं ध्रुपद शैली में निहित हैं और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ध्रुपद की शैलियाँ कौन कौन सी हैं सर? देखिए, ध्रुपद की शैलियां वर्तमान में जो डागर परंपरा की भी है जी और जो हमारी परंपरा मलिक परंपरा की भी है। जी। आप यानी मलिक परंपरा दरभंगा घराना, दरभंगा घराना से आप बिलोंग परंपरा। जी जी। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित बुजुर्ग मलिक जी हैं जी और इनके साथ साथ अभय जी से भी मैंने सीखा है। जी और एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा कि इन गुरुओं के साथ साथ जी आपके संगीत में यदि आध्यात्मिक का पुट नहीं, जी आध्यात्म का दर्शन नहीं, जी तो आपका संगीत कुछ अधूरा लगता है। जी जी। और यह पूर्ति हुई हमारे गुरु शोभन सरकार, शोभन सरकार। कानपुर में हैं। जी कानपुर से करीब पड़ता है 30 किलोमीटर। जी वहाँ रहते हैं और सिद्ध संत हैं, ईश्वर के स्वरूप हैं। जी तो उन्होंने संगीत में वास्तव में आध्यात्मिक क्या ऊंचाई हो सकती है, संगीत की आध्यात्मिक स्वरूप क्या हो सकता है, तो उनसे मैंने 10 वर्षों तक इन गुरुओं से सीखने के बाद उनसे शिक्षा ली। तो मुझे कुछ संगीत समझ में आया कि वास्तव में संगीत होता क्या है। निश्चित तौर से आप धन्य हैं जो ऐसे आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य आपको मिला है। द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ध्रुपद मृदंग पर ही गाया जाता है या तबले में भी इसका स्वरूप होता है गाने का? देखिए, ऐसा है कि ध्रुपद गायकी का जो संबंध मृदंग से ही, जी कहावत से ही है। जी अब यदि एक हमारे यहाँ कहावत है जी। कि आपके पास जब मृदंग न हो तबला, तबला तबला, हाँ, वाह। तो वो तबला जो है जी तबला के बाद शुरू हुआ। और ये मृदंग और इसका ध्रुपद का अन्योन्याश्रित संबंध है। यदि आप इससे गहराई में जाएं जी तो जो शब्दों का वजन है, जो हमारी लय का वजन है जी और जो हमारे ताल के बोलों का वजन है, जी वह जो है इसी बात पर शोभित होता है। वाह। तबला केवल पूर्ति कर सकता है। जी जी जैसे मान लीजिए देशी घी नहीं मिलता है जी जी तो फिर जो है पूड़ी किसी और चीज की बन जाती है। जी लेकिन हमारे पूर्वज देशी घी का ही इस्तेमाल करते थे और वही का जैसे पूड़ी बना रहे हैं, माने देसी घी की ही बन रही, जी जी हलवा बन रहा है देशी घी का ही बन रहा है। जी जी। तो जब वो उसकी नहीं शुद्धता। रहा जी तो उसके स्थान पर कुछ और आ गया। जी तो इसलिए मृदंग वादन यानी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, क्योंकि आप खुद बहुत विद्वान पुरुष हैं, संगीत के अच्छे जानकार हैं और आप टीकमगढ़ में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने बच्चों को तैयार किया है, आपके बारे में जानता हूं। तो आपको पता है कि ये मृदंग वादन और ध्रुपद गायकी पूर्व काल में, अब मान लीजिए तानसेन का युग हम लें तो उस समय केवल ध्रुपद होता था। जी शादी ब्याह में भी ध्रुपद होता था। तो आपने देखा होगा कि हमारे नाट्य मंच में, रामलीला में भी, नौटंकी में भी ध्रुपद से चौगोला जैसे जो है यानी गीत शुरू होते थे और सब 4 ताल में निबद्ध होते थे। तो पूरा काम ध्रुपद, यानी शादी ब्याह या कोई भी उत्सव समारोह लोकांचल में जो लोक रंजन था, हाँ, वो ध्रुपद ही से था। आपका आशय ये है? हाँ, ध्रुपद ही था। निश्चित तौर से आपने बहुत ही सार्थक बात बताई। सर, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ कि आज वर्तमान परिवेश में जो ध्रुपद का जो प्रचलन है एक विस्तार ले रहा, आकाश की तरह वो विस्तारित हो रहा है।
क्योंकि एक समय ये था कि ध्रुपद के बहुत से मुट्ठी भर लोग देश में थे गाने वाले। आज उसका विस्तार आप जैसे गुरुओं के द्वारा हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ध्रुपद केंद्र सभी जगह शासन को खोलना चाहिए ताकि इसका विस्तार और हो? देखिए, पहली बात तो आपको मैं साधुवाद दूंगा, क्योंकि इतने मेरे इंटरव्यू होते हैं, और चाहे टीवी में हो, चाहे रेडियो में हो, या किसी अन्य स्थान में हो, वे लोग कुछ आपसे उल्टा पूछते हैं। वे पूछते हैं कि ध्रुपद कम हो रहा है, क्या कारण है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने एकदम सही बात, सच्ची बात कही है और पूछी भी। वास्तव में ध्रुपद का विकास बहुत हो रहा है, और हमारे समाज में, हमारे देश में नए नए बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, और युवा प्रतिभाएं बहुत काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए मनोज सोलंकी देखिए बैठे पखावज में, ये जो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और हमारा बेटा, हमारा शिष्य आयुष द्विवेदी भी बहुत अच्छा गा रहा है। और इन बच्चों की ये तो कहा जाता तरह ही कम से कम हमारे 15-20 शिष्य गा बजा रहे हैं देश में, और हमको ध्रुपद केंद्र मिला हुआ भारत सरकार की ओर से। तो ये ध्रुपद केंद्र जो है, इसमें काफी बच्चे आते हैं, सीखते हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और बड़े निष्ठावान हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो आपकी बात में दम ये है कि अब विद्यार्थियों में जागरूकता आई है, और हमारे ध्रुपद का बहुत विकास हो रहा है। दूसरी बात आपने कही केंद्र खोलने की, तो हम बताएं आपको कि देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारी शैलियां बीच में आती रही, गायन की विधाएं आती रही, लेकिन हमारा लोक संगीत कभी समाप्त नहीं हुआ। ठीक वैसे हमारा ध्रुपद कभी समाप्त नहीं हुआ। और यदि इसके केंद्र खोले जाएं, तो आज मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, और बाहर के प्रदेशों से आते हैं, गुरुजी आपके यहाँ क्या स्थान मिल जाएगा रहने के लिए, हम ध्रुपद सीखना चाहते हैं। तो यदि सरकार की पहल हो, मुहिम हो, तो ये हर स्टेट में और हर जिले में एक छोटा ही ध्रुपद केंद्र सही यदि खोला जाए, तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, बहुत बड़ा विकास हो सकता है। आपकी बात बहुत सही है, होना चाहिए। निश्चित तौर से द्विवेदी साहब ने जो कहा कि ध्रुपद और संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यदि मध्य प्रदेश शासन के साथ हर प्रदेश के शासन पहल करें, तो हमारी जो कालजयी संगीत परंपरा है उसका विस्तार आकाशी रूप लेगा। निश्चित तौर से सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, संगीत के प्रति आपका झुकाव बचपन में कैसे हुआ? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट बांदा का रहने वाला हूँ, यूपी में जी। तो हमारे क्षेत्र में एक जो है बैल के साथ काम करने वाला, यानी उसे कहते हैं हरवाहा कहते हैं, गायें चराने वाला भी। तो वहां ध्रुपद की विशेषता थी कि हर आदमी ताल लगा के उसको गाता था। उनको राग का ज्ञान नहीं था जी। और जब कभी संगीत की गोष्ठियां होती थी, तो अगर कोई छोटा मोटा ध्रुपद गायक भी है, तो लोग कहते थे देखो देखो पंडित जी आ रहे हैं, इनको आगे बैठने दो। तो मेरा बाल मन ये सोचता था कि यार इतने अच्छे गाने वाले, कीर्तन, भजन, लोक संगीत और लोकगीत, लेकिन ये पंडित जी आए और या आधी धोती पहने हैं, वही धोती ओढ़े हैं, हाथ में डंडा लिए, लेकिन इनको सब लोग कह रहे हैं इनको आगे लाओ। तो मैंने पूछा क्यों इनको आगे लाया जाता है? लोगों ने कहा ये ध्रुपद गाते हैं, ध्रुपद गायक। तो बाल मन से यही लगा कि अरे यार ध्रुपद गाना तो बहुत बड़ी चीज है, इसका मतलब सब पीछे हो गए, पंडित जी को आगे लाया। उन्होंने जब शुरू किया तो वो सबके समझ में नहीं आ रहा था। अब चूंकि जितना सीखे थे उसी उनकी पद्धति थी अपनी, तो हमें लगा कि कुछ तो विशेषता है ध्रुपद गायकी में जो भीड़ से अलग करती जाती है। और दूसरी घटना ऐसी घटी कि उसने मुझे मोड़ ही दिया। सन 75 की बात है, मैं हाई स्कूल में था और मैं भी ध्रुपद गाने लगा था। तो एक स्थान पड़ता है भरुआ से मेहरपुर, ये हमीरपुर के पास पड़ता है यूपी में। वहां के विद्यार्थी था और कार्यक्रम था 15 अगस्त का, मेरे पिताजी भी सुनने आए थे। तो मेरा नाम बुलाया गया कि हमारे विद्यालय में एक विनोद द्विवेदी नाम का छात्र है, वो भी कुछ प्रस्तुत करेगा। और मैंने गा दिया वहीं ध्रुपद, पहली प्रस्तुति। और मेरे बाद जो मेरा एक साथी था, तो उसने गाया जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। पिताजी मेरे आए थे, तो हमने पिताजी पूछा कि कैसा रहा? बोले क्या गाया तुमने? ध्रुपद, हर जगह ध्रुपद, हर जगह ध्रुपद तुम गाने लगते हो। उसने गाया, अच्छा कंठ उसका बढ़िया मधुर था, अच्छा गाया उसने। बोले गाना तो उसका हुआ, लेकिन वहां एक जो है एक करिश्मा हो गया कि जब समारोह का समापन हुआ तो हमारे प्रधानाचार्य जी खड़े हुए
और उन्होंने बोलना शुरू किया कि भाई आज की प्रस्तुतियां बहुत अच्छी रही, लेकिन एक प्रस्तुति विशेष रही। वाह। हमें क्या मालूम कि हमारे विद्यालय में एक कितना जो है ध्रुपद 15 साल का बच्चा ध्रुपद वाह। इतना बढ़िया गाता है। और उस जमाने में हम क्या बताएं मिश्रा जी, 5 का नोट इतना बड़ा होता था, आपको याद होगा क्योंकि हमारी आपकी आयु लगभग एक ही है, तो इतना बड़ा हरा हरा नोट होता था। उस जमाने में 5 का नोट निकाला और 5 का नोट सिर्फ मुझे पुरस्कार दिया। बोले आज हमें बड़ा गर्व है कि हमको ध्रुपद सुनने को मिला, और वो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। खैर हमने नोट लिया, पिताजी के पास आए, पिताजी ने कहा कि तुमको दे दिया है इनाम, लेकिन गाना तो उसका अच्छा था। जी। तो हमें लगा कि इतनी भीड़ में इतने बच्चों ने गाया, लेकिन ये ध्रुपद को कोट किया गया, तो कुछ तो है। फिर धीरे धीरे जो है मैंने ध्रुपद गायकों को सुनना भी शुरू किया, तो मुझको रस आने लगा, और फिर मेरी जो रुचि इसमें बढ़ती चली गई, और मुझे जो है देश के शीर्ष जो जी विद्वान थे, मैंने उनसे सीखने को मिला। जी नहीं, आपने देश के शीर्ष विद्वानों से सीखा, और मैं ये भी जानता हूँ कि देश के शीर्ष मंचों पर आपकी ध्रुपद की प्रस्तुति भी सराहनीय रही। आज आप अखिल भारतीय स्तर के ध्रुपद गायक हैं। मैंने आपके कई प्रोग्रामों के बारे में मीडिया में भी देखा, सुना, और संगीतज्ञों द्वारा भी सुना। आपकी ही इस धारा में गुंदेचा बंधु भोपाल, उनके गुरुकुल में भी मैं गया, वहाँ रहा कुछ दिन। जी। वो भी मेरे अंतरंग आदरणीय हैं, बहुत अच्छे लोग। तो मैंने जब से ध्रुपद के माहौल में मैं रहा, तो मैं भी एक ध्रुपद का एक भक्त हो गया हूँ। मैं इसमें आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, आपको पुरस्कार कहाँ कहाँ मिली, कौन कौन से पुरस्कार मिले? देखिए मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। कहाँ से? यूपी सरकार। हाँ। जी। और मुझे करीब इतनी फेहरिस्त है कि करीब 15-20 अवार्ड देश में और विदेशों में मिल चुके हैं। लेकिन मैं जो आज तक यानी मैंने अनुभव किया है कि किसी कलाकार के लिए अवार्ड मायने नहीं रखता। जी। हर मंच उसके लिए अवार्ड है, बहुत बढ़िया। और हर मंच में पूर्ण भक्ति के साथ प्रस्तुति यदि होती है, और यदि आपका कार्यक्रम सफल होता है, श्रोता आपसे जुड़ते हैं, तो मेरी दृष्टि से उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। बाकी मुझे श्रीलंका में कई अवार्ड मिले, विदेशों में और मिले, और भारत में तो करीब जो 15-20 अवार्ड मिले होंगे, पद्म विभूषण, और ये सारे अवार्ड मिलते चले गए। लेकिन ये मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे अवार्ड मिल रहे हैं। अगर मेरा कार्यक्रम अच्छा हो गया, सुर लग गया, तो मुझे लगा उस दिन की आज का अवार्ड सबसे बड़ा था। तो एक जो अच्छे साधक हो। आपकी मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि आप स्वयं गीतों को कंपोज करके ध्रुपद में उतारती है, ध्रुपद की कंपोजिंग करती है अपने स्तर से। ये मैंने एक नई बात, क्योंकि जो है जो प्राय ये होता है कि जो ध्रुपद धमार की प्रस्तुतियां होती हैं, जो प्राचीन शैली होती है या प्राचीन जो काव्य होता है, उस धारा से उसकी प्रस्तुति होती है। आपने स्वयं कंपोज किए अपने गीत उसके माध्यम से। इस बारे में आप बताएं कि क्या ये राज है आप? देखिए ऐसा है कि आपने बड़ी सी बात पूछी मिश्रा जी। फिर कहूँगा कि आपका सत्संग इतना बड़ा रहा है कि आपका अनुभव बहुत बड़ा है, और आपने जो पूछा है बहुत अच्छी बात है। पारंपरिक शैली का गायन जी, और स्वयं के निर्माण का गायन, ये कलाकार में दोनों होना चाहिए। एक जो हमारी श्रेष्ठ परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, वह भी रहे, और उस परंपरा को भी किसी ने इजाद तो किया होगा। उस परंपरा को किसी ने इजाद किया है, निश्चित। तो आज हम धरती पे आए हैं, तो मन करता है कि हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में इतनी बड़ी चीज दी है, इतना बड़ा साहित्य दिया है, तो कुछ तो हमें भी सोचना चाहिए। जी जी। वही सोच करके मैं जिस मंच पे जाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि माँ शारदे मेरे पर कृपा करें, और कुछ उस मंच के अनुरूप लिख करके प्रस्तुति दूं। निश्चित। तो ये करने का शौक हुआ, और धीरे धीरे यही जो है शौक जो कवि के रूप में ले गया, और आज की तारीख में लगभग 500 रचनाएं, गीत, भजन, ध्रुपद, धमार, चतुरंग, ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, 500 रचनाएं में जो है ईश्वर ने करवा दिया है, और हमारे शिष्य उसको जो सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। निश्चित तौर से आपके ऊपर माँ सरस्वती वीणा वादनी की अनुकंपा है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आज ध्रुपद धमार
में और इस संगीत परंपरा में चुनौतियां क्या हैं? आप क्या महसूस करते हैं? ये प्रश्न यदि आपने पूछते तो शायद कुछ साक्षात्कार अधूरा हो जाता है। वास्तव में किसी भी कला का संवर्धन, किसी भी कला का विकास, उसके मूल में होता है कि उसके लिए कैसा वातावरण है देश में, समाज में। तो आज ध्रुपद शैली बहुत विकसित हो रही है, राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां मिल रही हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ये सारी चीजें जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आज हमारी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं और आज का हमारा युवा बहुत जागृत है कि वो शास्त्रीय संगीत में खासतौर से ध्रुपद में बहुत कुछ करना चाहिए। तो इसमें केवल छात्रवृत्ति से ही काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसे प्रयास होने चाहिए कि यदि वो ध्रुपद सीखते हैं 4 साल 6 साल तो उनको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके। ध्रुपद में भी कुछ वैकेंसीज आनी चाहिए। हम यदि कला का संवर्धन हो इसकी बात करते हैं तो हमको इतनी गहराई से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कुछ विद्यालय जो है, मान लीजिए सामान्य विद्यालय भी ध्रुपद की पोस्ट, यदि ख्याल की पोस्ट है, ध्रुपद की भी एक पोस्ट है, तो इससे क्या है विद्यार्थियों को बल मिलेगा, विद्यार्थी सीखेंगे। और यदि हमने 6 साल मान लीजिए ध्रुपद किया और फिर हमको कुछ नहीं मिला तो फिर मन में कुंठ आती है। निश्चित तौर से आदरणीय द्विवेदी साहब ने जो कहा कि संगीत का विस्तार तो आज देश में हो रहा है, ध्रुपद का भी विस्तार हो रहा है, बहुत से केंद्र भी विस्तारित होकर के बच्चों को संगीत की विधा में आगे बढ़ा रहे, संवर्धन दे रहे हैं। किंतु आज एक समस्या ये है कि जो जब वह शिक्षा से निकल के समाज के बीच जाते हैं, अपने जीवन के पड़ाव पर कदम रखते हैं तो उन्हें जीवन यापन के लिए संकट का सामना करना पड़ता है, जीवन रोजी के लिए संकट का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में हमारी सरकार को चाहिए कि संगीत की जो फसल उग रही है, जो संगीत के कलाकार समाज और देश के सामने आ रहे हैं, जो डिग्रियां लेकर के जो घर पर बैठे हैं, उनके लिए रोजगार मुहैया कराए तो निश्चित तौर से संगीत समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान सरकार के द्वारा संगीत जगत के लिए दिया जाएगा। आज हमारे बीच द्विवेदी साहब से हमारा जो रूबरू साक्षात्कार हुआ, हम बहुत ही अंतर्मन से आह्लादित हैं जो उन्होंने हमारी विरासत कला मंच की इस पहल पर उन्होंने साक्षात्कार में हमें समय दिया। सर, क्योंकि जीवन एक संग्राम है और संगीत भी एक संग्राम से कम नहीं होता है, इसलिए चल रे बटोही जब तक सांस चले, चलना ही तो ले जीवन है, रुक जाना तो मौत मरण है, सबको चलना पड़ा जो आए इस आकाश तले, चले रे बटोही जब तक सांस चले। धन्यवाद सर, आपने मिश्रा जी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और हम लोग वार्ता इसी प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। सादर नमस्कार।